नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पिछले सत्र में, बजट सत्र में परिसीमन बिल लाया गया महिला आरक्षण बिल की आड़ में। इस खतरनाक बिल को राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने रोक लिया और 12 साल के भीतर संसद में मोदी को सबसे बड़ी हार मिली। लेकिन मोदी हैं कि मानते नहीं। मोदी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे ताकि कुर्सी उनकी सुरक्षित हो जाए। अभी परिसीमन बिल पर चर्चा चल ही रही थी कि मॉनसून सत्र में फिर लाया जा सकता है और उसी परिसीमन बिल के लिए सांसदों का जुगाड़ पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र तक हो रहा है। आगे उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक ये अभियान बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और खतरनाक बिल की चर्चा शुरू हुई जो मॉनसून सत्र में लाए जाने की तैयारी है। ये बिल इतना खतरनाक है कि इस बिल का इस्तेमाल करके पूरे देश में किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाई जा सकती है। इसके उदाहरण भी हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए और 5 महीने के करीब जेल रहे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। दो मुख्यमंत्रियों के साक्षात प्रमाण सामने हैं। ये जो बिल है, इस बिल की चर्चा पहले भी हो चुकी है। ये बिल जब आया तो इसका जमकर विपक्ष ने विरोध किया। फिर एक ढकोसला, एक पाखंड हुआ जेपीसी का। 31 सदस्यों की जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाएगी, उसमें इस बिल पर चर्चा होगी। उस संसदीय समिति की अगुवाई भाजपा सांसद के हाथ में थी। बहुमत भाजपा सांसदों का था। विपक्षी सांसद समिति की बैठक का बहिष्कार करते रहे। समिति की बैठक में, जो जेपीसी की बैठक में, इस पर कोई तार्किक विमर्श नहीं हो पाया। लेकिन अब खबर है कि 17 को समिति रिपोर्ट पेश करेगी और मॉनसून सत्र में इस बिल को दोबारा लाया जा सकता है। 130वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके साथ 2 अटैचमेंट और हैं। एक केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के है, एक जम्मू कश्मीर को लेकर के। लेकिन इस बिल का खतरनाक स्वरूप समझना होगा। भाऊ को लाइए, ये बिल कितना खतरनाक है समझेंगे। लेकिन साथ ही, स्वागत है भाऊ, साथ ही मैं पहले ये भी क्लियर कर दूं कि अभी जो आंकड़े हैं, क्योंकि हम तो हर बार जब ऐसी खबरें आती हैं तो पहले हम गणित देखते हैं। गणित पहले देखते हैं, फिर केमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं कि मैथ में केमिस्ट्री कैसे जुड़ सकती है। उसको, उस गणित को केमिस्ट्री आजकल बिगाड़ देती है। तो केमिस्ट्री फिर देखते हैं और फिर सब देखने के बाद फिर हम देखते हैं अलजेब्रा कि 2ab एक्स्ट्रा कैसे आ जाता है मोदी के पास। मोदी के पास 2ab एक्स्ट्रा आता है अक्सर ना, वो अक्सर 2ab एक्स्ट्रा आ गया जैसे ही होल स्क्वायर किया। तो 2ab एक्स्ट्रा का जुगाड़ कहां से करने की तैयारी, ये सब समझेंगे। लेकिन फिलहाल जो गणित दिख रही है, गणित के बाद ही केमिस्ट्री और अलजेब्रा की बारी आएगी। जो अंक गणित, अर्थमेटिक जो दिख रही है, अर्थमेटिक के मुताबिक 35 सांसद लोकसभा में और करीब 20-21 सांसद राज्यसभा में कम पड़ रहे हैं। यानी एक बार फिर से मोदी का गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है और फिर से संसद में हार सामने नजर आ रही है। अब इस हार के बीच मोदी कौन सा तिकड़म रचेंगे शाह के जरिए, वही एक माध्यम, इसको भी समझना होगा इस कार्यक्रम में। अब मैं जरा बिल 2 लाइन में बता दूं, क्योंकि इतने के बाद इस सारा समझ गए आप बाहर का आवरण। अब बीच के कोर में आते हैं। बिल इतना खतरनाक है, 30 दिन की जेल पर किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर 30 दिन वो जेल में रह लिए तो स्वतः ही उनकी कुर्सी चली जाएगी। उसके लिए कोई इस्तीफा, बर्खास्तगी कुछ नहीं, स्वतः कुर्सी चली जाएगी। इस बिल की खामियों को, ये बिल बेसिकली संविधान की आत्मा का सामूहिक व्यभिचार है। सामूहिक संविधान की आत्मा ही है बिना दोष सिद्धि किसी को सजा न दी जाए।
आप किसी की कुर्सी ले लिए तो बिना दोष सिद्धि की कुर्सी ले लिए, यहीं पर संविधान की आत्मा को आपने उसके साथ कर दिया कांड। पहली चीज। दूसरी बात ये कि आपके सामने केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे एग्जाम्पल हैं जिनके मामले में अदालत ने सेंट्रल एजेंसी को दुत्कारा, बस इतने था कि मुर्गा बना पीठ पे ईंटें नहीं रखे, सब कुछ किया। अगर ये कानून आ जाएगा तो सेंट्रल एजेंसीज को डांट खाने में क्या, उनका कौन सा उससे घिस रहा है, वजन कम हो रहा है, 100 ग्राम 50 ग्राम भी वजन नहीं कम होगा, डांट लो जितना डांटना है, इनाम जहां से मिलना है वहां मिल जाएगा किसी को भी उठा करके। और ऊपर से इसके साथ आप बीएनएस को जोड़ के देखिए, भारतीय न्याय संहिता में अभी जो नई साह लेके आए थे हमेशा, उसमें पुलिस किसी भी केस में एजेंसी 30 दिन की तो 30 दिन तक तो हिरासत में रख सकती है, वहां पर ये जोड़ा गया। दोनों को आप समग्रता में लाइए। एक कानून एजेंसी और पुलिस को एक छूट देता है कि वो 30 दिन तक अब किसी को भी कस्टडी में रख सकती है बिना किसी ठोस वजह के, और दूसरा कानून आता है कि 30 दिन अगर कस्टडी में रहेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। अब दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, कितनी खतरनाक प्लानिंग है। 30 दिन आपको बेवजह रख सकते हैं और जो है आपकी कुर्सी चली जाएगी, आप फिर ठट्ठन गोपाल। उसके बाद आप कहीं पे तैयार कर लिया जाएगा, जो है वो थे ना चंपई सोरेन, चंपई सोरेन भाई कुर्सी गई, किसी को बनाए, जिसको बनाए उसको खरीद लिया जाएगा, सरकार बदल गई, शिफ्ट हो गई, विपक्ष से भाजपा की सरकार हो जाएगी रातों रात। ये सबसे खतरनाक, मतलब भारत का ये सबसे खतरनाक, विपक्ष को कुचलने का सबसे खतरनाक बिल हो सकता है। इसके पक्ष में जो सबसे बड़ा लॉजिक दिया जा रहा है, सबसे बड़ा लॉजिक, वो भी मैं शुरू क्लियर कर दूं। वो लॉजिक है कि प्रधानमंत्री को भी इस बिल, मोदी जी का बड़प्पन देखिए, कितना बड़ा दिल है उनका कि इस बिल में उन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी रखा है कि अगर प्रधानमंत्री भी 30 दिन जेल में रहे तो उसकी भी कुर्सी चली जाएगी। इससे बड़ा मजाक पूरे देश को, अब हम तो मूर्ख ही कहेंगे, नहीं तो शब्द तो और इससे बेहतर वाला कहना चाहिए। मूर्ख के ऊपर वाला शब्द हम बोल नहीं सकते, संसदीय नहीं होगा, पारिवारिक नहीं होगा। पूरे देश को समझ क्या रखा है, प्रधानमंत्री को भी 30 दिन की जेल हो जाए। अरे जिस प्रधानमंत्री की तरफ आंखें उठाने पर आंखें खतरे में आ जाती है, उसको 30 दिन जेल में कौन डालेगा भाई? मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना बहुत आसान है, उनको, उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसियों के कानून लागू हो रहा है। मोदी के ऊपर कौन कानून लागू होगा? देश को क्या समझ रखा है आपने? घनघोर, प्रलयंकर, भयंकर, कई प्रकार बताए गए हैं जो आपने समझ रखा है, उसके कई प्रकार बताए गए। जरा मैं खबर आपको दिखा दूं, थोड़ा खबरों में फैक्ट है, फिर सीधा चलेंगे भाव के पास। इस पर बहुत विस्तृत चर्चा की जरूरत है आज की तारीख में। लाओ भैया, लाओ, नॉन स्टॉप लाओ, बताना बस न पड़े। 30 दिन जेल में रहे तो पीएम सीएम की कुर्सी जाएगी, संसदीय समिति प्रावधान हटाने के पक्ष में नहीं, मानसून सत्र में बिल दोबारा आ सकता है। आगे चलिए। 30 दिन जेल में रहने पर जाएगी कुर्सी, सिफारिशों के साथ जेपीसी की रिपोर्ट तैयार, मानसून सत्र में हो सकता है पारित। आगे चलिए। अब देखिए क्या क्या है, पर ये किस पे लागू होगा? प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्री पर, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री पर। कब होगी कार्रवाई? अगर वे 5 साल या उससे ज्यादा सजा वाले गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होते हैं और लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं। क्या होगा? 31वें दिन उनका पद अपने आप खाली हो जाएगा। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल इसकी औपचारिकता पूरी करेंगे। देखिए, अभी जहां जहां औपचारिकता पूरी होनी है, सबका कमांड एक ही जगह पर है, सबका कमान एक जगह पर है, सबकी। बस विपक्ष का जो मंत्री और मुख्यमंत्री होगा वो बेचारा निरीह होगा, वो तो उस कबूतर होगा शिकारी के जाल में फंसने वाला। क्या सिर्फ गिरफ्तारी होते बच जाएगा? नहीं, सिर्फ गिरफ्तारी से नहीं, 30 दिन जेल में रहने के बाद प्रावधान लागू होगा। किन किन संविधान अनुच्छेदों में होगा बदलाव? इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 293 में बड़े संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव है। आगे चलिए। जेपीसी में गया, जेपीसी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के सांसद नामित होते हैं। इसमें विधेयक की जांच के लिए 31 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता अपराजिता सारंगी कर रही हैं। इस समिति में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी अध्यक्ष, एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी और एनसीपी शरद पवार की नेता सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी सदस्य शामिल हैं।
आगे चलिए, शामिल हैं लेकिन बेचारे करेंगे क्या। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों ने जेपीसी का बहिष्कार किया। टीएमसी ने भी जेपीसी में सदस्य नामित न करने का ऐलान किया। विपक्ष का कहना था यह सिर्फ एक औपचारिकता है, क्योंकि बीजेपी अपने बहुमत का इस्तेमाल करके विपक्ष की राय को खारिज कर देगी। कहां पर? जेपीसी में बहुमत उसका है, वो विपक्ष की राय को किनारे कर देगी। जेपीसी 17 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी दे सकती है। 17 जुलाई आने वाला है, मानसून सत्र उसी के बाद शुरू हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक समिति विधेयक के विवादित प्रावधान को बरकरार रखने वाली है। हालांकि समिति कुछ सुरक्षा उपायों की भी सिफारिश कर सकती है, ताकि कानून का राजनीतिक गलत इस्तेमाल न हो सके। ठीक है, इन सुरक्षा उपायों में अपराध की प्रकृति को सीमित करना और मनमानी या राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियों के जरिए इसका इस्तेमाल रोकने के लिए चेक शामिल हो सकते हैं। अब बताइए, ये चेक शामिल हो सकते हैं जिस देश में 12 साल से मनमानी और राजनीतिक रूप से प्रेरित गिरफ्तारियां ही हो रही हैं। इस आदमी ने वाकई समझ लिया है, वही वाला घनघोर वाला सब कुछ। असदुद्दीन ओवैसी और सुप्रिया सुले जैसे विपक्षी सदस्य असहमति नोट दाखिल कर सकते हैं। करते रहो, क्या फर्क है। आगे चलिए, इसमें क्या लॉजिक है इसको देखिए, जो अलग अलग विपक्षी नेताओं ने रखा है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा यह मूल कानूनी सिद्धांत है कि जब तक दोषी साबित न हो तब तक निर्दोष का उल्लंघन है। विधेयक सजा के बजाय हिरासत को पद छीनने का आधार बना रहा है। वही जो मैंने शुरू में कहा था, वो बड़ा साफ सिंपल भाषा में, कि बिना दोष के अपराधी मान लिया। संविधान के मूल ढांचे पर हमला। पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट है, ये पीआरएस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे की कई विशेषताओं का उल्लंघन करता है। एक नहीं, कई विशेषताओं का उल्लंघन करता है। विपक्ष को डर है कि सत्तारूढ़ सरकार ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को निशाना बनाएगी। उनका कहना है कि इससे बिना किसी अदालती फैसले के निर्वाचित सरकारों को बदला जा सकता है। संघीय ढांचे पर हमला। पक्ष का कहना है कि यह कानून राज्य सरकारों को कमजोर करेगा और केंद्र सरकार को राज्यों में दखल देने का एक और हथियार ये दे देगा। ओवैसी ने तर्क दिया कि नए आपराधिक कानूनों में पुलिस 30 दिन से ज्यादा की हिरासत मांग सकती है, जो बीएनएस आया है। जिससे किसी भी नेता की कुर्सी चली जाएगी, वो 30 दिन का उनके पास अधिकार दे दिया बीएनएस से, और इधर से कह दिया कि कुर्सी छीन लो। भाऊ, अब चलते हैं भाऊ के पास। 17 जुलाई को रिपोर्ट आ सकती है। इसके बाद इससे अच्छा इतना लफड़क बजाय एक संविधान संशोधन लाओ ना, कि अब नरेंद्र मोदी ही आजीवन प्रधानमंत्री रहेंगे और मरते समय अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे, वो हो जाएगा। एक ले आओ 25 संशोधन के बजाय। मुझे 25 लगता है लाने कि में गुस्सा क्यों आता है कि ये घनघोर समझ रहे हैं इसका मतलब। नहीं, ये ऐसा है कि संविधान एक मतलब संशोधन एक ही लाना है जिसमें संविधान को हटाना है। हाँ, संविधान की जगह मनुस्मृति ले आओ, काम खत्म हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं इसके पीछे का पेच क्या है। इसमें कोई सरकार का दायित्व नहीं है। सपोज आज डीके शिव कुमार सरकार बना गए वहां पे, और डीके शिव कुमार सरकार चला रहे हैं कर्नाटक। डीके को ईडी ने उठा लिया, 30 दिन पुलिस हिरासत में रख लिया। डीके का मुख्यमंत्री पद गया, वह दूसरे को मुख्यमंत्री पद मिला। डीके वापस आने के बाद फिर वो मुख्यमंत्री पद पे चले जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री बना है पहले वो विद्रोही हो जाएगा। आपने देखा झारखंड में क्या हुआ, जिसको मुख्यमंत्री बना के गए थे वही फिर बाद में दुश्मन बना। बिहार में क्या हुआ था, मांझी, सब उदाहरण मिलते हैं। तो इससे जिसकी सत्ता है वो टूट जाएगी। अब मैं उनकी वो जो कहते हैं कि बहुत प्रामाणिक लोग होने चाहिए, ठीक है, प्रामाणिक लोग होने चाहिए ना, तो जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, उनको टिकट ही मत दो। इतनी ईमानदारी है आप में तो टिकट मत दो ना। प्रधानमंत्री के वर्तमान कैबिनेट में कितने लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के केसेस चल रहे हैं? चाहे टेनी महाराज हो, कौन सा केस चल रहा था उनके ऊपर जब वो गृह मंत्री राज्य मंत्री बनाए गए थे? उस पे तो केस ही केस था। व्याभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, सबको तो आप ले रहे हो पार्टी में, और उसके बाद लोगों को ज्ञान दे रहे हो
कि ईमानदारी चाहिए। अब मैं बताता हूं कि अभी तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के चक्कर में 14 राजनीतिज्ञों को गिरफ्तार किया गया है मोदी जी के कार्यकाल। 14 के 14 विपक्ष के हैं, उसमें एक भी भाजपा ही नहीं है। हम्म, ठीक है, अब होता कैसे? अनिल देशमुख गृह मंत्री, हम्म, 100 करोड़ की वसूली चार्ज, 13 महीने जेल। 100 करोड़ के चार्ज में 13 महीने जेल रहे। जब चार्जशीट फाइल की तो 1 करोड़ 80 लाख की, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, ट्रेल नहीं मिलता। जब पूछा जज साहब ने कि भाई ये 100 करोड़ का आरोप किसने लगाया, बोले कमिश्नर पुलिस, मुंबई कमिश्नर। उनको बुलाया, वो पहले फरार थे, बड़े मुश्किल से आए। आने के बाद उनने कोर्ट को बताया कि मैं तो, वो एक छोटी सी पार्टी थी, गेट टुगेदर था अधिकारियों का, उसमें वो चाय पीते हुए लोग बातचीत कर रहे थे, उनके बातचीत के आधार पे मैंने कहा, हियर से कानाफूसी सुन के मैंने ये आरोप लगाया। 13 महीने जेल में गया, गृह मंत्री पद पे हाथ छोड़ने दिया। वो तो इतनी मोरालिटी थी कि जेल में जाते से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन 13 महीने बाद क्या है, केस कुछ बनाएंगे, मतलब उनका जमानत के बाद ईडी ने कुछ भी मूवमेंट नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस बड़ी बात कर रहे थे कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है। कहां गई पेन ड्राइव भाई? वो पेन ड्राइव भी उसी लाल डायरी के साथ गुम हो गई क्या, जो राजस्थान में प्रधानमंत्री लाल डायरी लेके घूम रहे थे? अब उसके बाद आइए आप हेमंत सोरेन पे। हेमंत सोरेन पे आपने 5 महीने जेल में रखा। मुख्यमंत्री पद तो 30 दिन में ही आप ले लेते उनका। उन्होंने पहले ही इस्तीफा दिया क्योंकि उनको लगा क्या करें। 5 महीने बाद जब जमानत मिली उनको, तो कोर्ट ने पूछा कि हेमंत सोरेन पे जेल में क्यों है? बोले साहब, आदिवासियों की जमीन हड़पने का केस है। बोले कौन से आदिवासी की जमीन? बोले इस आदिवासी की जमीन। जमीन कहाँ है? आदिवासी के कब्जे में है। तो फिर मुख्यमंत्री ने हड़प कैसे ली? मुख्यमंत्री ने कोई बोर्ड लगाया वहां पर? क्या हेमंत सोरेन ने कोई जमीन पे कभी कुछ ट्रैक्टर वैक्टर चलाया, उस घुस गया? नहीं। कोई हेमंत सोरेन लगातार उनको धमकी दे रहे, ऐसा कुछ केस? बोले नहीं। हेमंत सोरेन ने कोई खरीदी कर ली, कोई रजिस्ट्री? बोले नहीं। हेमंत सोरेन ने कोई कैश में पैसा देके कच्ची रिसीट ले ली होगी, कुछ मिला? बोले नहीं। तो बोले फिर किसके, कैसा आपने मान लिया कि हेमंत सोरेन ने 8 एकड़ जमीन कब्जा ली? बोले साहब, एक आदमी ने एफिडेविट दिया था। एक ने एफिडेविट दिया, आपने किसी सीएम को उठाया, किसी मंत्री को उठाया, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, 30 दिन जेल में डाल दिया, उसकी नौकरी चली गई, उसके बाद छोड़ दो। हेमंत सोरेन। आइए आप दिल्ली गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री जेल में। ये बेसिकली केजरीवाल की वजह से, ये उनको लगा कि केजरीवाल बोला मैं तो जेल से चलाऊंगा, केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाल दिया। किस लिए? 100 करोड़ रुपए का गबन हुआ भाई, शराब कांड, शराब नीति में। ठीक है, कहाँ है 100 करोड़ रुपए? किसने दिए? बोले किसी ने एफिडेविट दिया। पर एफिडेविट को कोई लॉजिस्टिकली सर्च तो करोगे ना। कल यदि मैंने एफिडेविट दे दिया कि मैंने रिश्वत दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 100 करोड़, तो आप उनको उठा लेंगे क्या? बस हाँ हाँ। आप मुझे चेक करेंगे ना, क्यों दिए, किस लिए दिए, दिए तो क्यों दिए, कैसे दिए, किस अकाउंट में दिए, कैसे कैश दिए, कौन आया था लेने, कितने बजे, सीसीटीवी फुटेज, गाड़ी कौन सी आई थी, कुछ तो होगा। कुछ नहीं। बोला इन्हें 100 करोड़ रुपए लिए। बोले पैसे कहाँ है, पैसे मिले? बोले नहीं, गोवा चुनाव में खर्चा कर दिए। अच्छा, 100 करोड़ गोवा चुनाव में खर्चा कर दिए, कैसे खर्चा किए वो भी नहीं हमको पता। और सबसे इंपॉर्टेंट केस मैं आपको बता देता हूं, जो इस शर्मनाक गवर्नमेंट और निर्लज्ज गवर्नमेंट से, सरकार से डर है। सोनम वांगचुक को 3 महीने जेल में रखा, देशद्रोह के केस में। बाद में केस वापस ले लिया सरकार ने। तो सरकार के पास इतना बड़ा टूल है कि वो जितने मुख्यमंत्री है अभी, विजय को अरेस्ट कर लेंगे देशद्रोह के जुर्म में, 30 दिन तक जेल में रखेंगे, उनकी चेयर चली जाएगी, विजय के वहां घमासान मचेगा, अगला मुख्यमंत्री कौन, पार्टी टूट जाएगी। 30 दिन बाद जब उनका मुख्यमंत्री पद जाएगा, 40वें दिन सरकार बोलेगी हम चार्जेस वापस लेते हैं। क्या हो गया? सोनम वांगचुक के खिलाफ चार्जेस वापस ले लिए, वो जेल में रहे, उसका कौन देगा? उसके बाद आप आ जाओ
सुक्खू पे, उसके बाद आप आ जाओ केरल के मुख्यमंत्री पे, उसके बाद आप आ जाओ तेलंगाना शिव के कुमार मुख्यमंत्री पे, रेड्डी। शिवपुर, सारे सबको एक ही राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, देशद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा जारी करो, 30 दिन जेल में रखो, मुख्यमंत्री पद लो, वहां घमासान होने दो, पार्टी तोड़ो, और 30 दिन बाद जब पार्टी टूट जाएगी तब आप बोलो कि हमारी चार्जेस वापस लेते हैं। हो गया काम। देशद्रोह का ऐसा मुकदमा है जिसमें तो वो आजीवन कारावास हो सकता है। ये तो 5 साल का ही इन्होंने बैरियर डाला। चंदा चोरी जब करेगा राम का, जो जहां डकैती हो गई है उसमें धाराएं छोटी लगा देंगे, जहां हत्या का प्रयास हो रहा है वहां धारा 151 लगा देंगे, और इनके मुख्यमंत्री जहां 151 लगानी है वहां देशद्रोह का धारा लगा देंगे। और इनके मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद वापस ले लेंगे। हाँ, इनके मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद वापस ले लेंगे, यूपी में कर ही लिया। तो ये तो विपक्ष को पूर्ण रूप से समाप्त करने की विपक्ष रहित सरकार, हम चाइना मॉडल पे जा रहे हैं ये बिल पास करके। नहीं तो सरकार बोल दे, तीनों जो, एक गृह मंत्री, एक 2 मुख्यमंत्री, इनका आगे केस क्या हुआ बता दे। कितनी हियरिंग हुई अनिल देशमुख की जमानत के बाद, ईडी ने क्या किया, आगे क्या किया। तो आप तो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, संवैधानिक पद पे है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, वो उड़ा लिया 30 दिन जेल में। दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट किया, अपना ही स्लीपर सेल करवा लिया। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये इतना इजी नहीं है कि प्रामाणिकता दिखाने के लिए और क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी राजनीति में लाने के लिए। अरे राजनीति में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए तो बहुत सारे काम पहले अपने पार्टी में करो। दुनिया के उचक्के को मोहन शामिल यादव का जो घपले हो रहे हैं जमीनों के, उसको पूछो ना जरा, ट्रांसपेरेंसी उसमें लाइए। जो घोषित, जो जिनके ईडी खिलाफ के केसेस चल रहे हैं आपके, मतलब ये ईमानदारी की बात करते हैं, जिनके ऊपर अभी ईडी के केसेस चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो कैबिनेट में मंत्री है जी। सारे वही तो आए हैं जिनको ईडी ने हाका लगाया। हाका लगाया तो यही तो आए। जितने ईडी वाले हैं वो मुख्यमंत्री तुमने बनाया। कहते हो कि मुख्यमंत्री हम बना, 30 दिन पर हम चाहते हैं कि शुचिता और अरे पारदर्शिता जो और कैमरे पे स्वच्छता पैसा बनाए। लेते हुए पकड़ा गया, जो कैमरे पे पैसा लेते हुए पकड़ा गया, उसको मुख्यमंत्री बनाते हो बंगाल में, और कहते हो कि हमको प्रामाणिकता चाहिए राजनीति में, इसलिए बिल ला रहे, मूर्ख बना रहे देश को। और सबसे बड़ा जो है, जो सारे प्रवक्ता रट रहे हैं, मोदी जी को देखिए, कितने मोदी जी महान हैं, उन्होंने पीएम पद को भी इसमें शामिल किया है। अरे बाबा, भाजपा का पीएम छोड़ो, भाजपा का तो प्यून पे भी एक्शन नहीं होता। भाजपा में व्यभिचारी, दुराचारी, सदाचारी हो जाते सारे। कहां एक्शन होता है भाजपा के? किस मंत्री पे एक्शन हुआ बताइए आप? किस मोहन यादव का इतने बड़े स्कैंडल छप रहे, कुछ एक्शन हुआ? नहीं हुआ। हेमंत विश्व शर्मा को इन्होंने ही भ्रष्ट कहा था बीजेपी वालों ने, मुख्यमंत्री बनाया, एक्शन हुआ? जिसको मासूम चेहरा बना के पैसा लेने की मिमिक्री कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, उसको बंगाल में मुख्यमंत्री बना। ये ईमानदारी है आपकी? जिसको सबसे करप्ट पार्टी बनाई थी बोले थे, उसके आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, अजीत दादा को, और आप बता रहे हो कि आप बहुत ईमानदार लोग हो। गजब की। जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें लताड़ लगाई है, जो सोफिया जी को, कर्नल सोफिया को जो आतंकियों की बहन बोलता है, वो अभी भी मंत्रिमंडल में बना हुआ है। हाँ? वो कैसे हटेगा? वो तो वही बोला जो मन की भावना है, वो मन की भावना बोला। नंबर्स पे आते हैं, क्योंकि
ये बजट सत्र के तत्काल बाद ये दुस्साहस है कि मानसून सत्र में फिर एक ऐसा संवैधानिक संशोधन विधेयक की तैयारी हो चुकी है। परिसीमन तो अभी हम लोग फिर भी मतलब अनुमान है हमारा कि आ सकता है परिसीमन बिल, लेकिन परिसीमन बिल से पहले ये जो है 130वां संविधान संशोधन लाए जाने की तैयारी, और इवन यह भी हो सकता है कि इस बिल को लाके परिसीमन दोबारा फेल हो। मुझे लगता है उससे पहले इस बिल को ला करके ये टेस्ट भी हो जाएगा टेस्ट करना कि चाहते हमारी व्यवस्था कितनी हो चुकी है। हाँ आप नंबर्स पे जाएंगे, मैं 293 भी नहीं गिनता, आज 298 गिनते हैं, क्योंकि 298 जो है वाइज थे जब परिसीमन बिल आया था। तो 298 प्लस 6 जो आए उद्धव के, 298 6 304 304 और 20 324 360 आज की तारीख में चाहिए। 324 की व्यवस्था है। 324 में एक आध इक्का दुक्का दाएं बाएं से अगर तोड़ लिया तो 325 होगा। 325 और 360 35 सांसदों का अंतर सीधा सीधा है। मैं 324 के बजाय 25 पर चल रहा हूं। 35 का अभी भी गैप है। दूसरी तरफ राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी है अभी चोट। राज्यसभा में बहुत दिन से चलाया जा रहा है कि हो गया हो गया हो गया हो गया, लेकिन चोट राज्यसभा में भी है। राज्यसभा के आंकड़े मेरे सामने ही हैं। वहां 2/3 होता है 162 162 242 जो है सदस्य का सदन है, तो 162 होता है। 141 एनडीए के पास जो नंबर्स दिखा रहा है रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट ही है, वो 141 का है, यानी 21 की जरूरत है राज्यसभा में। राज्यसभा में हो सकता है उससे पहले दाएं बाएं करके 5 रिजाइन। अब जैसे इसमें एग्जैक्ट नहीं मैं मानता हूं, क्योंकि 5 रिजाइन अभी टीएमसी के राज्यसभा सांसदों का हो चुका। हो सकता है रिजाइन और करवा दे बल्क में, क्योंकि वो तो है उनके हाथ में, जिन पार्टियों को तोड़ा है उसके राज्यसभा रिजाइन करवा सकते हैं। ये रेजिग्नेशन वगैरह से राज्यसभा की स्ट्रेंथ डाउन करके 2/3 तक ये टच कर सकते हैं। असली मुसीबत हाँ लोकसभा में है भाऊ। क्या लोकसभा में, हाँ एक और चीज इसे आप इसमें जोड़ लीजिए। चर्चा है कि 5 आ जाएंगे शरद पवार के, हालांकि उसमें बहुत तेज डेवलपमेंट हो रहा है विलय उलय को लेकर के, लेकिन गॉड नोज। 225 5 230 हो गए। 230 मान लीजिए। 230 के ऊपर ये नंबर अभी भी नहीं जाता अगर समाजवादी पार्टी का स्प्लिट नहीं हुआ। समाजवादी 330 पार्टी का स्प्लिट, हाँ देखिए 330 समाजवादी पार्टी के स्प्लिट किए बगैर 2/3 नहीं होती। नहीं ये होता, बात नहीं ध्यान। होता। समाजवादी पार्टी का 230 नहीं, अभी आज के डेट में यदि इनके पास, शरद पवार को छोड़ दीजिए, अभी जब जो जो एग्जैक्टली उनके पास आंकड़े हैं आए हैं, वो यदि वो बात करें तो इनके पास अभी एग्जैक्टली 319 है। 240 इनके हैं और 79 विपक्ष के हैं, मतलब जो साथी साथी दलों के हैं। तो इनके पास 319 है अभी। 319 में इनको कम से कम अभी 25 चाहिए वहां से। 319 और 25 45 44 हो गए, 344 हो गए। 344 पे भी ये गेम कर सकते हैं यदि 38 वाले ब्लॉक में ये 30 लोगों को अब्सेंट करवा ले। कि आप हमको भी समर्थन मत दो, इनको भी समर्थन मत दो, आप अब्सेंट हो जाओ। यदि वो सदन से बाहर चले जाते हैं तो सदन की 30 से स्ट्रेंथ नीचे आ जाती है। वर्तमान संख्या 340 540 है, ये 510 रह जाएगी और फिर 510 का 2/3 में ये निकल सकते हैं। लेकिन बगैर समाजवादी पार्टी को तोड़े इनका वो सपना पूरा नहीं हो सकता, नहीं होगा किसी भी हालत में। तो ये 3 जगह ऑपरेशन कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं और तमिलनाडु में कुछ प्रयास कर रहे हैं डीएमके के यहाँ। लेकिन मुश्किल है क्योंकि डीएमके यहाँ के लोग तो ये जानते हैं कि हम तो फिर वापस हमको टिकट दे के जितवा भी लाएंगे ये। लेकिन तमिलनाडु में ये पता नहीं है कि यदि बीजेपी का ठप्पा लग गया तो फिर क्या हमारा वहां पे मतलब पार्टी मुश्किल हो जाएगा। एआईएडीएमके का जो हश्र हुआ बीजेपी के साथ जाने से, बीजेपी का साथ देने से, वो हश्र होगा। अब कुछ लोग कहेंगे दर्शक
कि भाई डीएमके या एडीएमके ये तो पहले अटल जी के भी साथ में थे, लेकिन अटल जी की बीजेपी एग्रेसिव बीजेपी नहीं थी। उनको मालूम था कि अटल जी सिर्फ समर्थन दिल्ली में सरकार बनाने के लिए समर्थन ले रहे, वो तमिलनाडु में इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई दखल नहीं। हाँ, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने यदि थोड़ा सा उंगली पकड़ ली तो वो गला पकड़ लेगा, तमिलनाडु में सीधा इंटरफेरेंस होगा। जो लोग डीएम वहां के डर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बिल, लेकिन ये बिल कितना घातक हो सकता है ये हम बताना चाहिए। ये लोग क्या कर सकते हैं, कितना अघोरी कृत्य करके ये पूर्ण रूप से संविधान को तहस नहस करने का प्रयास करेंगे। ये लोकतंत्र ही तहस नहस हो जाएगा यदि विपक्ष रहा ही नहीं। खत्म, और लोकतंत्र तो प्रधानमंत्री खत्म हो गया। अरे प्रधानमंत्री को छोड़ो, ये जो एंकर है और एंकर नहीं, प्रधानमंत्री का वो कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को रखा। अरे बीजेपी का कोई बताइए मुझे, कोई मंत्री अभी तक अरेस्ट हुआ? एक को सजा हुई थी, राजस्थान का शायद विधायक सजा हुई थी, उसकी अयोग्यता पर फैसला नहीं किया स्पीकर ने। विपक्ष का मध्य प्रदेश में और में तुरंत भारती राजन भारती का फैसला हो गया, तुरंत उसको उसकी सदस्यता रद्द कर ली। और अभी उसका बाई इलेक्शन, और इसका बाई इलेक्शन है अभी जुलाई में। हाँ हाँ हाँ। इतना जहां खुल्लम खुल्ला पक्षपात का नंगा नाच हो रहा है, जहां पर पक्षपात का नंगा नाच पूरे देश में, देश भर देख रहा है, बिल्कुल नग्न नृत्य पक्षपात का, वहां पे ये कह करके बताओगे कि प्रधानमंत्री ने भी अपने आप को रखा है। अरे प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की नौबत अगर आ जाती है, आ गई कभी कुर्सी पर रहते हुए, तो वही देश में इमरजेंसी के हालात हो जाएंगे, इमरजेंसी लग जाएगी। प्रधानमंत्री को कौन मुझे बताइए। मोदी छोड़िए भाऊ, मोदी के अलावा भी देखिए, जब आपने सारे पामेरियन पाल के रखे हैं, तो मोदी जी को कोई भी, अब कोई भी प्रधानमंत्री आएगा तो पामेरियन ही पालेगा। लिख लीजिए आशीष जी। मुझे कोई अपेक्षा नहीं, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में आएगा आने वाले समय में तो चुनाव आयोग में अपना आदमी लाएंगे, न्यायपालिका में अपने लोग बिठाएंगे और अपने हिसाब से देश चलाएंगे। क्योंकि बीजेपी ने, इन दोनों ने रास्ता खोल दिया है सबके लिए। ये सबके लिए कोई प्रधानमंत्री आज तक कहीं पर भी, कभी भी, मैं कह रहा हूं मोदी नहीं, कांग्रेस का ही समय था, वो कांग्रेस का ही समय था कि जहां हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ डिसीजन दे दिया। आज तक इस प्रधानमंत्री को फटकार लगाने में तो न्यायपालिका हिल जाती है। जितने कर्म हैं उनमें तो रोज मोदी फटकार लगी चाहिए, लेकिन फॉर्मेलिटी भी होती है तो दाएं बाएं से। खैर, इजाजत दीजिए, बिल आने दीजिए, और वही फिर से एक बार, क्योंकि अब मोदी जी उस फॉर्म में है जहां पर एकदम या तो ये सारे चक्रव्यूह तोड़ते हुए अजेय हो जाएंगे, और नहीं तो अगर विपक्ष इस समय, ये बहुत महत्वपूर्ण समय, इस समय अगर विपक्ष एकजुटता दिखाता है तो यही नरेंद्र मोदी के 12 साल जो हो गया, साल 2 साल और जितना इनकी मनमानी है, इस मनमानी के अंतकाल की भी शुरुआत ही हो सकती है। अब वो अंतकाल शुरू होगा, 6 महीना चले, साल भर चले, 2 साल चले, अब तय करना है विपक्ष को। इस देश के विपक्ष की एकता से ही ये तय होगा। हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।